नमस्कार, मैं हूं रंजीत और हाजिर हूं लेकर एपीसी न्यूज की कुछ खास खबरें। एपीसी न्यूज पर खास क्या है? खास है फिरोजाबाद से एक अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या है? अब फिरोजाबाद में 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा ने आज उस प्लांट की आधारशिला रखी जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होना है। उत्तर प्रदेश सरकार से 14.5 लाख रुपए मिल चुके हैं। उसका भवन निर्माण शुरू हो गया है। जो मेडिकल कॉलेज है फिरोजाबाद का, उसमें भवन निर्माण शुरू हुआ है। पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मनीष असीजा जो कि सदर विधायक हैं फिरोजाबाद से, उनसे हमारी बातचीत हुई। उस बातचीत को सुनिए, फिर बढ़ेंगे आगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद सदर से विधायक मनीष असीजा जी। मनीष जी, आज आपने एक प्लांट लगाने की बात कही है कि ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए फिरोजाबाद में प्लांट लगाया जाएगा। पूरा क्या मामला है और किस तरीके से इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये पिछले 6-7 दिन से हम लोगों की कवायद चल रही है जी। आज चौथा दिन है। हम लोगों ने यहाँ पर केंद्र सरकार की सहायता से 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, उसकी स्थापना अपने सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ आरंभ कराई है जी। इसमें हमने 3 चरणों में काम को लिया है। एक चरण तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो कक्ष है जहाँ पर वो स्थापित होगा उसका निर्माण कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी की कृपा से 14.5 लाख रुपए हमको मिल गए। वो भवन निर्माण हम करा रहे हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम जी। दूसरा, क्योंकि जिस भवन में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होगा वहाँ विद्युत की व्यवस्था और विद्युत जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर की व्यवस्था जी। उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की जी। जो इलेक्ट्रिक विंग है उसके माध्यम से यहाँ बिजली की जो लाइन है वो डलवाना शुरू कर दिया है जी। और एक 350 किलोवाट क्षमता का पावर बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था यहाँ पर हमने कर दी है। जी। गुजरात से जो हमको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिलेगा जी। उसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो विशेष सचिव हैं IAS हैं आभा सक्सेना जी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए और हम लोगों ने प्लांट को गुजरात से यहाँ मंगाने के लिए और केंद्रीय टीम का यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वेक्षण करने के बाद इसकी अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है जी। तो इससे होने वाली बात ये है, लाभ होने वाली कि कोरोना के इस महामारी काल में जी जो सबसे अधिक आवश्यकता है जी, जो लगभग किसी भी जगह पर L1 हॉस्पिटल हो, L2 हॉस्पिटल हो, लेवल 3 हो, L3 हॉस्पिटल जिसे कहते हैं जी, या सुपर स्पेशलिटी हो, जी। वहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐसी जरूरत है जो हर मरीज को जरूरत पड़ रही है और जिसकी किल्लत से हम सब लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है जी। हालांकि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार इसके ऊपर प्रयास चल रहे जी। तो हम लोग यहाँ पर अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जब हमारा चालू हो जाएगा तो हम अपने मेडिकल कॉलेज अपने और समस्त जिले में जो सरकारी हमारी हॉस्पिटल्स की विंग्स हैं और जो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, वहाँ पर भी हम ऑक्सीजन को उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसा हम सबका ये इस वक्त काम चल रहा है। विधायक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मौजूदा दौर की मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और जैसा आपने अभी कहा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, तो फिरोजाबाद की अगर बात करें हम, कैसी तैयारियां हैं जिला प्रशासन से? आपको क्या इनपुट मिला है? कितनी ऑक्सीजन आपके पास है? क्योंकि आगरा जैसे शहर में अभी कुछ हॉस्पिटल्स के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तब फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं? फिरोजाबाद के ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने, हमारा जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारी CMO, हमारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल, जनप्रतिनिधियों के रूप में हम सभी लोग, मैं स्वयं इसमें हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने जितने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हैं जी, उन सबसे जिला प्रशासन ने और मैंने स्वयं सबने मिलकर
उनको ये मैसेज कन्वे करा दिया है कि जितनी भी ऑक्सीजन का जो उत्पादन होगा वो व्यावसायिक अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बाद में होगा। पहले इसको मेडिकल की जरूरतों के लिए चिकित्सीय उपलब्धता के आधार पर वरीयता पर सबसे पहले उन्हें मेडिकल विंग पर ये ऑक्सीजन उपलब्ध करानी होगी। और हमारे यहाँ पर ईश्वर की कृपा से इस प्रकार की व्यवस्था है। पहले से जो हमारी ग्लास इंडस्ट्री चलती है उसमें से एक ब्लोइंग फैक्ट्री करके कुछ की एक प्रकार है। जैसे आपके यहाँ जूता बनता है तो जूता भी बनता है, सैंडल भी बनती है, चप्पल भी बनती है जी। ऐसे ही यहाँ पर कांच के सामान में बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन एक तरीका उसमें ब्लोइंग का है। तो ब्लोइंग इंडस्ट्री में गैस बहुत ज्यादा लगती थी जी। तो वो इंडस्ट्री के लोगों ने भी अपने हिस्से को रोका या काटा है ना जी। तो हमारे यहाँ भगवान की कृपा से ऑक्सीजन की ऐसी कमी अभी नहीं है, और ऐसी कमी हो सकती है करके हमारे पूरे जिला प्रशासन ने, हमारे चिकित्सा के प्रशासन ने और हमने, हमारे समाज सेवी संस्थाओं ने, सबने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन सा बना हुआ है। तो ऐसी नौबत आए नहीं, इसकी भी चिंता करी जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका ये जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनके प्रयासों से केंद्र सरकार के द्वारा हमको 1000 लीटर 1 मिनट में उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्राप्त हो रहा है। गुजरात से यह प्लांट हमारा डिस्पैच होने की प्रक्रिया में, यहाँ पर उसके भवन का निर्माण दिन रात चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ आएगा और उसके लिए जो ये कमरा तैयार हो रहा है, उसके लिए जो हमें विद्युत कनेक्शन चाहिए और विद्युत न होने की दशा में पावर बैकअप के लिए जनरेटर की उपलब्धता चाहिए, उसकी व्यवस्था की दृष्टि से हम सब लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज प्रिंसिपल मैडम हैं, एसपी सिंह जी हैं जो निर्माण निगम के पीडी हैं। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार हो रहे वायरल वीडियोस लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें या बात करें शाहजहांपुर की, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो लगातार लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी लगातार महसूस की जा रही है। शाहजहांपुर की एक तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर कुछ परिजन अपने मरीज को ऑक्सीजन देते हुए अस्पताल के वार्ड में लेके जा रहे हैं। शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल, हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है? अगली खबर है कुशीनगर से। कुशीनगर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, एक युवक इंस्पेक्टर साहब से गाड़ी में बात कर रहा है। इस दौरान युवक से कुछ कहा सुनी होती है इंस्पेक्टर साहब की, और इंस्पेक्टर साहब गाड़ी के भीतर से एक तमाचा युवक को जड़ देते हैं। प्रत्युत्तर क्या आता है? प्रत्युत्तर यह आता है कि युवक कुछ देर तो उनको टॉलरेट करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद युवक उनको तमाचा जड़कर और रफू चक्कर हो जाता है। ये वीडियो देखिए।
कोरोना संक्रमण किस कदर फैल रहा है, खबर आ रही है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता और पिता दोनों लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। जयंत चौधरी ने इस बात को ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और उनकी बेटी दोनों कोरोना संक्रमित हैं और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। अगली खबर है कासगंज से। कासगंज में लगातार कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना की कुदृष्टि कासगंज के जिला प्रशासन पर है। कासगंज के एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा की पत्नी का बीते कल कोरोना के चलते निधन हुआ था नोएडा के एक अस्पताल में। आज एक और बड़ी खबर कासगंज से आई है। कासगंज के मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्रा की पत्नी श्रीमती निशा शर्मा का निधन हुआ है। वो बनारस में थी, कोरोना संक्रमित थी और अब उनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और लगातार लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब अगली खबर एटा से। एटा में 19 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान जो मत पेटिकाएं लूटी गई थीं, उस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 100 लोगों को नामजद किया है। साथ ही साथ पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यह खबर देखिए एटा से और डीआईजी रेंज अलीगढ़ का ये बयान सुनिए। आखिर वो क्या कह रहे हैं, कितने लोग थे और क्या मामला दर्ज किया है। ये आज राजा का रामपुर थाना और कैला गांव, जहां पर कि कल पोलिंग होने के पश्चात मजिस्ट्रेट के सामने बक्से में पानी डाल दिया गया, उस जगह का मेरे द्वारा इस जगहों का भ्रमण किया गया और इसमें जो कल की घटना हुई इसके बारे में पूरी छानबीन की। जो छानबीन से जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि शाम में कल 4 बजे के बाद गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि वहां पर जो होमगार्ड का जवान था और जो मजिस्ट्रेट थे, ये लोग पोलिंग को धीमी गति से कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी किसी की मदद कर रहे हैं। इस अफवाह पर गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उनके द्वारा जब चुनाव ख़त्म हो गया तो मजिस्ट्रेट के साथ जो है वहां पर जो पोलिंग जो बूथ के बक्से थे उसमें पानी डाल दिया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम लोगों के पास वीडियो फुटेज मिले हैं और वीडियो फुटेज के आधार पर जो लोग भी इस शर्मनाक घटना में, जो लोकतंत्र की हत्या करने घटना में शरीक होंगे, उन सबको हम लोग जेल भेज रहे हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उठाया गया है और जो लोग अफवाह फैलाने वाले थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। यदि इस मामले में, जैसा कि वहाँ पूछताछ पर पता चला, यदि होमगार्ड के उस जवान की और सेक्टर मजिस्ट्रेट की कोई गलती होगी, यदि किसी प्रत्याशी के पक्ष में भी उसकी भी कोई भूमिका आएगी, संदिग्ध भूमिका होगी, तो उन पर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मानक के हिसाब से जितनी भी फोर्स वहाँ लगनी चाहिए थी, उस मानक के हिसाब से वहाँ पर फोर्स लगी थी। और जब क्लस्टर मोबाइल वहाँ पर आई, जब ये जानकारी हुई, और 5 बजे भी वहाँ पर सीओ साहब गए थे और एसडीएम गए थे, वहाँ 5 बजे तक इस तरह की कोई बात नहीं। तो उसके हिसाब से जो मानक का हिसाब था, उसके हिसाब से वहाँ फोर्स भी लगी हुई थी और 5 बजे तक ऐसी कोई बात वहाँ सामने नहीं आई थी। और 5 बजे के बाद जब सीओ एसडीएम गए हैं, तब 6 बजे जब मतदान खत्म जो ही हुआ है, उसके बाद ये घटना है। अभी तक सर कितनी गिरफ्तारियाँ हो गई? मैंने बताया अभी तक 15 से ज़्यादा लोगों को, दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को डिटेन करीब किया गया। 15-16 लोग पुलिस थाने में हैं, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध है। तो उस वीडियो फुटेज जो हमारे पास फैक्ट्स है, उसके आधार पर जो लोग इसमें जो हैं पाए जा रहे हैं, उनको हम लोग इसमें से हिरासत में लेकर के उनको जेल। और चलते चलते कुछ और खबरें, स्थानीय खबरें और कुछ प्रदेश की खबरें। सर 1.5 लाख रुपए कैश है और 8 लोग की लक्ष्य है और एक कमर की कमर में फुल और एक कमर की आधी कमर चांदी की और 2 तोले की नरस सोने की और 2 अंगूठी जेंट्स और 2 अंगूठी और 3 जोड़ी पायल 2.5 ग्राम।
मधु चल पे 2 3 मधु चल पे Two, three. मधु चल पे 2 3 मधु चल पे 2 3 मधु चल पे Two, three. मधु चल पे
ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल की समस्त सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूँ कि मुझे अपना अमूल मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बना सके, जिससे मैं आपके बीच सेवा कर सकूं। जी, जैसा कि अभी ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल से चुनावी मैदान में मेरी माताजी श्रीमती मीरा देवी बघेल प्रत्याशी हैं और मैं जनता से अपील करता हूं, ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल की समस्त क्षेत्रीय और सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। हमारी जीत आपकी संपूर्ण जीत होगी। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विकासी मुद्दा रहेगा। अम्बेडकर पार्क की जो व्यवस्था है बरसों से खराब चली आ रही है। मैं देखता हूं, मैंने जब से सोच संभाली है अम्बेडकर पार्क हमारे गांव का देखते हुए और गांवों में अम्बेडकर पार्क की व्यवस्था इतनी बढ़िया रहती है जो कि देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हमारा पार्क ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल बुरी स्थिति में, उसे विकास कराना, पूरी तरह हरा भरा करना इस पंचवर्षीय योजना का मेरा मेन काम रहेगा। निधि का सदुपयोग करना, प्राथमिक विद्यालय बच्चों की उपस्थिति कराना अनिवार्य होगा। विकास समिति के माध्यम से गांव की गलियां, खरंजे, नाली उनको दुरुस्त कराना, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति कराना, और ये गांव में गरीब परिवार है उन्हें आवास मुहैया कराना, गांव में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लाइटों को लगवाना, वाईफाई जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उनके लिए वाईफाई उपस्थित कराना और अम्बेडकर पार्क का विकास कराना, ये मेरे मेन काम होंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इन्हें बिना भेदभाव के बंधवाना, ये मेरे मेन काम रहेंगे, जिससे गांव में कोई ये ना लगे कि आज मेरे वो वृद्धा है, परेशान है, जिससे सुविधाएं रहेंगी उनके लिए, बुढ़ापे की एक सुविधा बन जाएगी, आजीविका बन जाएगी उनकी। और इसी बात को लेकर मैं गांव की जनता से अपील करता हूं कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें और अब अपना कीमती वोट देकर सत्येंद्र चौधरी को किताब पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। मैं अंबिका प्रसाद लोधी अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका दें। मेरा चुनाव चिन्ह कार है, कार पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपका सेवक बनकर आपके दुख दर्द में काम आऊं और मेरी जीत आप सब भाइयों की जीत होगी, मेरी पंचायत की जीत होगी। मेरी जनता से यही अपील है कि पहले उन्होंने 5 साल पहले मुझे जो आशीर्वाद दिया था, और अगर मेरा न्याय चरित्र सही है तो मैं यानी जनता को बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज भी मुझे सहयोग कर रही है। और उनसे बात बस यही है कि अगर मेरा न्याय चरित्र अच्छा है या समाज में मैं अपना अच्छा कर सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं, अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, तो उन्हें मुझे यानी आशीर्वाद दें। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और रिप्ले विद रंजीत में हम स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है और परिवार से लगातार बतौर सांसद, बतौर विधायक देश की सेवा की जाती रही है। हम मिलवाते हैं आपको सहावर नगर पंचायत की चेयरमैन जाहिदा सुल्तान से। जाहिदा सुल्तान एक ऐसी चेयरमैन हुई हैं जो पिछले 2 साल में लगातार सहावर में विकास की नई इबारत लिख रही हैं। और अब मुखातिब जाहिदा सुल्तान से पहले करेंगे बचपन की बात जाहिदा सुल्तान के साथ। जाहिदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिप्ले विद रंजीत में। मेरा पहला सवाल कि जाहिदा का बचपन, ये सहावर और बचपन, कैसी यादें जुड़ी हुई हैं, कैसे याद करती हैं बचपन? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, DPS आरकेपुरम से जी। और सहावर से हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं बचपन से। पढ़ते दिल्ली में थे, लेकिन सारे समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस में ज़्यादातर वक्त हम लोग सहावर में ही गुजारते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे वालिद जो थे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और चेयरमैन भी थे, तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना, यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव। तो पढ़ाई चाहे बाहर हुई है, लेकिन हम लोगों का जो जुड़ाव है वो सहावर से बहुत ज़्यादा रहा है। जाहिदा सुल्तान की बात करें तो 2017 में आप चुनाव लड़ने आती हैं जी। बैकग्राउंड चूँकि पॉलिटिकल आपका शुरू से रहा है, जब आप जनता के बीच पहुंची तो क्या था जहन में
और क्योंकि अगर बात करें हम, ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अगर आप किसी भी पार्टी से टिकट भी मांगते हैं तो निश्चित तौर पे मिलेगा। तब एक चेयरमैन से शुरुआत, एक नगर पंचायत अध्यक्ष बतौर, क्योंकि लोग हमेशा, जहाँ तक मैंने देखा है राजनीति में इतने बड़े बड़े परिवारों के लोग आते हैं जिनका रसूख काफ़ी अच्छा रहा है और वो कहते हैं उनको पैराशूट कैंडिडेट बना के उतार दिया जाता है। लेकिन जाहिदा सुल्तान ने बिना किसी पार्टी के यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, एक्चुअली मेरे फादर पहले नगर पंचायत अध्यक्ष ही हुए थे जी, और हम लोग पहले लोगों से जुड़े और उन्होंने जो राजनीति की वो लोगों से जुड़ के की, ऊपरी स्तर पे नहीं की, लोगों से और रूट्स में जुड़ के की। इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने ये फैसला किया कि पहले अपने सहावर के लोगों से हम लोग अपनी जान पहचान करें और लोगों के लिए कुछ काम करें, सहावर के लिए में कुछ विकास करें और उसके बाद ही ऊपर वाले स्तर पे जाएं और विकास को देखें, चीज़ों को देखें, इलेक्शंस को देखें। अगर हम बात करें, आपने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा है यहाँ पर, बतौर चेयरमैन हैं भी अब आप यहाँ पर, क्या समझ आ रहा है पॉलिटिक्स कैसी होती है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आपने पहले, क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, तो पॉलिटिक्स अच्छे से समझती हैं या नहीं समझती हैं, फिर नई सिरे की पॉलिटिक्स, क्योंकि आज की दुनिया में पुरानी वाली जो पॉलिटिक्स है वो लगभग खत्म सी हो चुकी है, एक नए एरा की पॉलिटिक्स अब क्रिएट हुई है, तब क्या समझती हैं आप पॉलिटिक्स को लेकर? जी, एक्चुअली मैं अपना आप को पॉलिटिशियन नहीं कहती हूँ, मैं अपना आप को एक समाज सेवी कहती हूँ जी। मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स इंसान अपने लिए नहीं करता है, ये लोगों के लिए है। अगर आप कोई नेता बने हैं या आपके पास कोई कुर्सी है तो ये आप समाज की सेवा करने के लिए बने हैं, अपने विकास के लिए नहीं, लोगों के विकास के लिए बने हैं। तो इस 2 साल में मैंने यही एक टारगेट और यही मैनिफेस्टो लेके मैं चली हूँ कि पहले मैं सहावर का विकास करूँ, लोगों का विकास करूँ, और जब उन लोगों का विकास होगा तभी मेरा या देश का विकास होगा। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम पीछे जाएं 2012 से 17 का कार्यकाल देखते हैं, जब नगर पंचायत अध्यक्ष होगा तो वहाँ पे फंड्स बहुत ज़्यादा आए नगर के विकास के लिए और बेहताशा कमीशन खोरी भी हुई। जाहिदा सुल्तान जब सीट पर बैठी तो आपको कई लोग ऐसे भी ऑफ़र करने वाले मिले होंगे जो सारी चीज़ें समझा रहे होंगे, तब जाहिदा ने किस तरीके से उन लोगों से निजात पाई या फिर किस तरीके से अपने सांचे में ढालने की कोशिश की इस सिस्टम को जो रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी की तरफ पहले था? जी, एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि ये चीज़ें आपके अपने अप्रोच से होते हैं। लोग आपको तब अप्रोच करते हैं जब ये देखते हैं कि आपका ये इंटेंशन है या आप किस तरह के हैं। अगर कोई इंसान साफ सुथरी छवि का है तो सामने वाला ही हिचकिचाता है ऐसी बात करने के लिए। तो मेरे आसपास तो खैर कम ही लोग शायद ऐसे आए होंगे जिन्होंने कमीशन की या रिश्वत की बात की होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ज़्यादातर विकास या लोगों से ही, लोगों के भले में जुड़ी रहती हूँ। मैं बहुत सारी खबरें सुनती हूँ बाहर से कि इसमें लिया जा रहा है या उसमें लिया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ तो मुझे लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच भी नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। अगर हम बात करें 2017 में बतौर चेयरमैन आपने शपथ ली, उसके बाद से 2 साल का अगर कार्यकाल की बात करें तो क्या उपलब्धियां हैं आपके खाते में, कैसे देखती हैं 2 साल का कार्यकाल? इनिशियली मेरा टारगेट डेवलपमेंट था जी, डेवलपमेंट सहावर का, मेरे नगर का, और दूसरी चीज़ स्वच्छ भारत मिशन जो है या लड़कियों का डेवलपमेंट, ये चीज़ मैंने देखी। तो अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से लूँ तो पहले मैंने ये किया कि सहावर साफ़ हो, तो उसके लिए मैंने जैसे एंट्रेंस थी तो वो साफ़ करवाई, नए कूड़ेदान लगवाए जगह जगह। अभी मैंने पूरे सहावर में हरा कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान बांटा है ताकि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग फेंका जाए। जहाँ पे बहुत सारे कूड़ा एकत्रित था वो सफ़ा करवाया। लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया कि घर घर पानी पहुँचे। जनरेटर की हम लोग की पहले मेन रोड पे सिर्फ लाइट थी, अब पूरे सहावर में ज़्यादातर जो मेन इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब हमारे जनरेटर की भी अब सहावर के पूरे अंदर भी जा रहे हैं तार, और लाइट है पूरी जगह, सब जगह पानी सप्लाई है, पानी का सप्लाई है। हम लोगों ने यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें गरीब लोगों को बहुत कम दरों में शादी के लिए या अलग फंक्शंस के लिए मिलेगा। हम लोगों ने एक तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया है।
जिसमें हम लोगों ने काफ़ी वृक्ष भी लगवाए और लोगों के टहलने के लिए है। उसके अलावा हम लोगों ने रोड्स का डेवलपमेंट किया है कि नालियाँ हमारी अच्छी हों, रोड्स हों। तो इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल में हम लोगों ने ये काम किया है। आगे और बहुत सारी नीतियां हैं हम लोग के लिए। हम लोग एक डिग्री कॉलेज लेके आना चाहते हैं सहावर में, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो सेफ़ नहीं है। दूसरे शहरों में जाना, बहुत सारे माँ बाप लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं जगह की, हम लोग उसके लिए देख रहे हैं कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे खुले और बच्चे सहावर में ही पढ़ें। क्योंकि अब आदर्श नगर पंचायत हुई है सहावर, अगले 3 साल विकास का खाका, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात रखी कि एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है। हालांकि गंजनुडवारा की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पुराना डिग्री कॉलेज यही नज़र आता है, कासगंज में नज़र आता है जी। तो और क्या क्या योजनाएं हैं आपके जहन में जो 3 साल में आदर्श नगर पंचायत के ज़रिए आप जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे? मैंने पहले आपको बताया एजुकेशन के लिए कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारे सहावर का सुधरे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंसेक्शन हो गया है, हम लोग की लैंड की एक अभी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा चिकित्सा, या दूसरा चीज़ जो है वो चिकित्सा है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे औरतों के लिए, महिलाओं के लिए प्रॉपर चिकित्सा नहीं है, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ का जो महिलाएं हैं उनको कासगंज या कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ना जाना पड़े इलाज करने के लिए, उनके सहावर में ही उनका इलाज हो जाए, तो ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब पानी की हमने एक और टंकी दी है, क्योंकि आधे सहावर में ही एक है, हमारे पास से अभी एक है, तो दूसरे का भी हम लोगों ने प्रपोज़ल दिया है। हमारी नगर पंचायत बहुत पुरानी है, तो एक नई नगर पंचायत बनवाने के लिए भी हमने प्रपोज़ किया है। इसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि छोटी जगह है सहावर, अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग डेवलप करें और ज़्यादा। अगर हम बात करें, हम लोग एक MRF प्लांट लगवा रहे हैं जी यहाँ पे, जिसमें कंपोस्ट बनेगा, और फिर हम ये नगर पंचायत की तरफ से है, अभी हम लोग एक उसका बिल्कुल स्टार्ट किया है और हम उसको देख रहे हैं। उसके बाद हम उसका प्रपोज़ल भेजेंगे बड़ा बनवाने के लिए। अभी एक छोटा बनवाया है यहाँ पे, तो उसमें कंपोस्ट बनेगा और कंपोस्ट होके फिर वो नगर पंचायत उसको सेल करेगी, ताकि कूड़े का हम लोग के पास यूटिलाइजेशन हो। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, वो कैसे आप लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से उसको अमली जामा जिसको कहते हैं पहना पा रहे हैं? जी, मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था कि बेसिक मैंने जो एक टारगेट लिया था वो स्वच्छ भारत अभियान को ही लिया था, क्योंकि सफाई में रहना ये सब लोगों का बेसिक नेसेसिटी है, राइट है कि सब लोग सफाई से रहें। इसके लिए हमने 4 या 5 सामुदायिक शौचालय बनाए हैं, एक पिंक टॉयलेट बनाया है, वो सिर्फ औरतों के लिए है, और एक मोबाइल टॉयलेट लिया है, जो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है सहावर में तो वो जाता है उसमें, क्योंकि अगर लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएँ तो हमने एक टॉयलेट लिया है जो कि लोगों के पास तक पहुँच जाए। कूड़ेदान बांटे, कूड़ेदान लगवाए नए, गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग कूड़ा जो है वो कूड़ा की गाड़ी में ही डालें और घर में रखें, बाहर सड़कों पे ना फेंकें। उसके लिए अनाउंसमेंट्स भी करवाते हैं। मैं खुद भी जब भी कूड़ेदान बांटने गई तो लोगों को मैंने खुद भी महिलाओं को समझाया, और मुझे लग रहा है कि इस 1-2 साल में जागरूक हुए हैं। आपको सहावर में कहीं भी एक जगह एकत्रित कूड़ा नहीं दिखेगा। प्लॉट्स थे, रोड्स थे, वो मैंने सफा करवाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि अब देखा जाता है कि कस्बों में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता कम रहती है। आपने भी कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ डिग्री कॉलेज बनवाऊँ, तो किस तरीके से आप ज़मीन पर लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं में थोड़ा सा एक और रहता है कि शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तब आप किस तरीके से प्रमोट कर रही हैं उस चीज़ को? जब भी मेरा कोई प्रोग्राम होता है या मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं महिलाओं को ये बात समझाती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि जितना लड़कों को ज़रूरत है उतनी ही आजकल लड़कियों को ज़रूरत है पढ़ाने की, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ी लिखी होंगी तभी घर का माहौल बदलेगा जी। और मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मैं आज पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए आपके सामने बैठी हूँ और इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ। जी जी जी। तो कोशिश जारी है, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर हम पॉलिटिकल आइडल की बात करें तो ज़ाहिदा सुल्तान अपना आदर्श किसे मानती हैं राजनीति में? देखिए, अभी मैं सही तरीके से राजनीति में आई नहीं हूँ, और बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो मैं अपने फादर को देख के ही राजनीति में आई। मेरे जो आइडल है वो मेरे फादर हैं।
क्योंकि मैंने उनको जिस तरीके से लोगों से जुड़ा देखा, लोगों का काम करते देखा, तो मैं उन्हीं के फुट स्टेप्स पे चल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज भी उन्हीं का नाम है और वो उन्होंने लोगों से इस तरह जुड़े हुए थे, लोगों की इस तरह मदद की, अपने ज़िले के लिए काम किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसे ही करूँ। आखिरी सवाल, एक ऐसा मैसेज जो जनता को देना चाहती हूँ यहाँ के माध्यम से, जो पूरे जनपद के लोग और पूरे प्रदेश के लोग देखें सुने कि जाहिदा सुल्तान क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं जनता के बीच में, जो स्वच्छ भारत से रिलेटेड भी हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से भी रिलेटेड हो सकता है, जो ज़मीनी सोच है आपकी, किस तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए? तीनों चीज़ें ही हैं। पहला तो मैं ये कहूँगी कि स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, और वैसे ये हम लोगों की अपनी भी ड्यूटी है कि खुद भी ये सफाई बनाए रखें। दूसरी चीज़, बेटियों को आगे बढ़ाएं। बेटियां, जितना बेटा भविष्य है वैसे ही बेटियां भी भविष्य हैं, और बेटियां भी कुछ करने की हिम्मत रखती हैं और आगे बढ़ती हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो लड़कियों को पीछे ना रखें, उनको पढ़ाया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे मेन आजकल जैसे हो रहा है कि भाईचारा बनाए रखें। हमारा एक सेक्युलर देश है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हमेशा से एकजुट होके रहे हैं जी। और कभी मैंने भी मतलब एक बात की कभी ये महसूस नहीं किया, मैं दिल्ली में रही, मैं अलीगढ़ में रही और फिर मैं अब सहावर में हूँ, कि मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किस जाति की हूँ, किस धर्म की हूँ। तो धर्म को आगे ना रखा जाए, इंसानियत को आगे रखा जाए और भाईचारा बना के हम लोग रखें और शांति बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ जाहिदा सुल्तान। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ रिप्ले विद रंजीत में। बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहाँ गंगा के दो रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहाँ गंगा की धार है, सतयुग का सार है। कण कण में विष्णु भगवान है, क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है। भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी एपीसी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आपके लिए लेकर आया हूं किस्से कासगंज में एक सबसे खास कहानी श्री यंत्र की। सोरों के बटुकनाथ मंदिर में यह श्री यंत्र लगा है। कहा जाता है कि जब धर्म अर्थात सनातन धर्म का क्षय होने लगा, तब जो शंकराचार्य हैं, श्री आदि शंकराचार्य, उन्होंने यह प्रण लिया कि धर्म की जागृति के लिए वह पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में भ्रमण करेंगे। और जब वो वहाँ से निकले तब यहाँ सोरों पहुँचे और सोरों में उन्होंने एक श्री यंत्र की स्थापना की, जो कि यह सबसे पुराना श्री यंत्र माना जाता है। श्री यंत्र का काम वैसे हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और विद्या, श्री विद्या तमाम चीज़ों में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो श्री यंत्र होता है। अगर लक्ष्मी जी को आपको प्रसन्न करना है, कहा जाता है कि यह जो श्री यंत्र है, मैं दिखा दूं आपको, ये आदि शंकराचार्य ने श्री यंत्र यहाँ स्थापित किया था। ये उतना ही पुराना है। अगर हम इस श्री यंत्र की सबसे खास बात करें, समुचे संसार में सोरों सतयुग काल से ही सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है। ये सोरो नगर का पूर्वोत्तर भाग है, अर्थात ईशान कोण। कहा जाता है ईशान कोण में देवी देवता निवास करते हैं। बिल्कुल ईशान कोण हमारे वास्तु के अनुसार
सबसे पवित्र कोण माना जाता है। और पवित्र कोण की दृष्टि से सोरो नगर का जो ईशान कोण था, उत्तर पूर्व दिशा थी सोरों की, वहाँ बटुकनाथ मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ अक्सर लोग जब धनतेरस और नवरात्रे होते हैं तब यहाँ आकर पूजा करते हैं और इस श्री यंत्र की साधना करते हैं। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 1200 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस श्री यंत्र की स्थापना की गई थी। बटुकनाथ मंदिर में स्थापित इस श्री यंत्र के संदर्भ में कहा जाता है कि यह श्री चक्र एक यंत्र है जिसका प्रयोग श्री विद्या में होता है। इसे श्री यंत्र, नवचक्र और महामेरु भी कहते हैं। यह सभी यंत्रों में शिरोमणि है, यानी जो यंत्र तमाम प्रकार के होते हैं उनमें सबसे अगर राजा कहा जाए शिरोमणि है। जैसे मुकुट में मणि सबसे ऊपर होती है तो शिरोमणि होती है, उसी प्रकार से यह यंत्र शिरोमणि यंत्र है। इसे यंत्र राज भी कहा जाता है, यानी यंत्रों का राजा। वस्तुतः यह एक जटिल ज्यामितीय आकृति है। मतलब सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टिपिकल इस पर यंत्र है ये। और इस यंत्र की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी भगवती जया त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका मंदिर भी यहीं पर है, जिनकी उस पीठ इस बटुकनाथ मंदिर में भी स्थापित है। श्री यंत्र की स्थापना और पूजा से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होती है। नवरात्रि और धनतेरस के दिन श्री यंत्र का पूजन करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। श्री यंत्र के केंद्र में एक बिंदु है। आप देखिए यहाँ एक पॉइंट है। अगर हम इस बात करें इस पॉइंट की, इस बिंदु के चारों ओर एक 9 अंतर्ग्रथित त्रिभुज है। ये आप देखिए, ये जो त्रिभुज है यानी ट्रायंगल, आप इस पर गौर फरमाइए। ये नव शक्ति के प्रतीक हैं। इन 9 त्रिभुजों के अंतर्ग्रथित होने से कुल 43 लघु त्रिभुज बनते हैं। यानी अगर हम यूं काउंट करेंगे इसको तो 43 यानी 43 त्रिभुज बनते हैं इस पूरे आकार में। और श्री यंत्र में ब्रह्मांड के स्वरूप के साथ साथ इसमें धन लक्ष्मी कुबेर का वास भी माना गया है। यानी स्वयं धन की देवी श्री लक्ष्मी जी और कुबेर दोनों वास करते हैं। इसीलिए नवरात्रि के साथ साथ धनतेरस के दिन सोरों के बटुकनाथ मंदिर की जो है वो महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। और जो इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी हम बात करें तो ये मंदिर है उनका, जो त्रिपुर सुंदरी जया देवी जो मंदिर कहा जाता है वो मंदिर है। और ये मंदिर की जो स्थापना है वो श्री शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था 1200 वर्ष पूर्व, यानी 1200 साल पहले। उससे पहले हम आपको ये इतिहास बता चुके हैं कि सतयुग में अगर बात की जाती है, अगर सतयुग की समाप्ति के बाद कुछ बचता है तो वह यह बरगद का पेड़ है जिसको गृद्धवट कहा जाता है। अगर आप विकिपीडिया पर जाकर भी कहीं सर्च करेंगे तो सबसे पुराने वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की बात होती है तो वो 4 हैं। पहला गृद्धवट सोरों में, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में है, तीसरा शांतिवट वृंदावन में है और चौथा जो कलयुग कालीन है वह वट वृक्ष उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन में है। पहला जैसा मैंने बताया सतयुग कालीन वट वृक्ष है ये गृद्धवट, दूसरा त्रेता युग में प्रयागराज में है, तीसरा द्वापर कालीन क्योंकि कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन रहे तो वृंदावन में वंशी वट रहा, और चौथा उज्जैन जो महाकाल की नगरी है। किस्से कासगंज के में लेकर आएंगे, कुछ और खास बताएंगे क्या है किस्सा कासगंज का दूसरा किस्सा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारी सीरीज किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी किस्से कासगंज के में। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहाँ गंगा के 2 रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहाँ गंगा की धार है
सतयुग का सार है। कण कण में विष्णु भगवान है क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है, भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी एपीसी न्यूज पर।